नमस्कार दोस्तों। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी तक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम कल पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम आज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। हमने अभी तक पढ़ा कि हम पहली बार जब सांस लेते हैं जन्म के समय हम लेते हैं, ठीक है। हमारी फर्स्ट ब्रीदिंग माँ के प्लासेंटा से एम्बिलिकल कॉर्ड से अलग होने के बाद हमारी फर्स्ट ब्रीदिंग होती है। सबसे खास बात, ब्रीदिंग का प्रोसेस कब से चालू हुआ? बच्चे के जन्म में प्लासेंटा से वह अलग हुआ, तब ब्रीदिंग का प्रोसेस उसका बच्चे का चालू हुआ। उसके पहले प्लासेंटा के द्वारा ही माँ अपने बच्चे को पोषण और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती थी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। और हमने क्या पढ़ा, उसी प्लासेंटा से जुड़ी अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे से डॉक्टर ने काटी तो बच्चे का दम घुटा। बच्चे का दम घुटा तो उसने सांस ली। तो फर्स्ट ब्रीदिंग बच्चे ने जब की, और यह है उसके मरने तक, बच्चे के जन्म से लेके मरने तक यह प्रोसेस चलती रहेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। जब हमारा जन्म नहीं होता हम सांस नहीं लेते हैं। जैसे ही जन्म होगा डॉक्टर ने अम्बिलिकल कॉर्ड काटी और हम पहली ब्रीदिंग करते हैं। तब तक सांस लेंगे हम जब तक हम जिंदा हैं, और जब तक जिंदा है तब तक सांस लेनी है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में 16 से 20 बार, 1 मिनट में एक मिनट में 16 से 16 to 20 टाइम्स इंस्पायरेशन करता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करता है, ठीक है। ठीक है, कितनी? एक मिनट में 16 से 20 बार हम एक नॉर्मल व्यक्ति सांस लेता है। यही रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन है ना। ऐसा क्या होता है कि हम एक मिनट में 16 से 20 बार सांस लेते हैं? तो हमने कहा कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, है ना। तो कितनी सांस एक मिनट में लेते हैं? 16 से 20 बार। एक मिनट में हम 16 से 20 बार सांस ले रहे हैं। हमने कहा हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो स्वस्थ है वह एक मिनट में 16 से 20 बार सांस अंदर बाहर करता है। यही रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन करते हैं, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन के अंतर्गत एक मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति को 16 से 20 बार सांस लेनी चाहिए। तो कैसे होता है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन? हम रिस्पायरेशन को कहाँ से मैनेज करते हैं? जब हम रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो दोस्तों, तो हम कैसे रिस्पायरेशन को एक फिक्स टारगेट पे 16 से 20 बार, जैसे 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेना और छोड़ना करते हैं। आइए हम उसे समझते हैं। जब हमारे ब्लड में कम हो जाए ऑक्सीजन और बढ़ जाए CO2 और H+ आयन, जब हमारे ब्लड में कम हो जाए ऑक्सीजन और बढ़ जाए कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस, ठीक है। ये H+ आयंस हम pH फैक्टर जब पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि हमारे ब्लड में कम हो जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाए और क्या बढ़ जाए? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए इन ब्लड। तो क्या होता है? रेगुलेशन हमारा रिस्पायरेशन का, जो हम 16 से 20 बार ले रहे हैं सांस एक मिनट में, वह डिस्टर्ब होगा। रिस्पायरेशन में हम पढ़ चुके हैं कि 80% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बायोकार्बोनेट के रूप में मौजूद रहती है, जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है CO2। उसमें 3 प्रकार की ट्रांसपोर्ट करती है। फर्स्ट क्या क्या करती है? 13 HbCO2 बनाती है। कितना कितना परसेंट? 13%। 7% ब्लड में डिजोल्व रहती है, डिजोल्व CO2, ठीक है। 13% HbCO2 बनाती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके रन करती है ब्लड में। 7% डिजोल्व रहती है CO2 इन ब्लड के अंदर। और बाकी 80% जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, हमने पहले पढ़ा है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में हमारे ब्लड के अंदर मौजूद रहती है। हमने क्या कहा? ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। अब क्या होगा? ये हो गया हमारा ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और H+ आयंस बढ़ गए हैं, और क्या कम हो गई? ऑक्सीजन कम हो गई है। तो अब क्या होगा?
ऑक्सीजन कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, तो ऑक्सीजन की कमी हुई तो हमें सांस ज्यादा लेना होगी। ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी ब्लड में हो गई तो हमें सांस ज्यादा लेनी होगी। क्यों लेनी होगी? क्योंकि रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन हमको मेंटेन करना होगा, तो हमें सांस ऑक्सीजन ज्यादा लेना होगी बॉडी के अंदर। ठीक है, हम अधिक सांस लेंगे, ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा आ जाएगी, तो सांस लेकर हम जैसे ही रेस्पायरेशन के रेट को मेंटेन करेंगे, अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से कम की ओर हो जाएगी। तो इस तरह से चीजें मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो यही रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है कि 1 मिनट में स्वस्थ आदमी 16 से 20 बार रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, यदि ऑक्सीजन कम हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तो क्या होगा? H+ आयंस ज्यादा हो गए मान लो ब्लड में, तो तब क्या होगा? तब ब्लड, ये हमारा ब्लड वेसल्स, ये ब्लड, इसमें बढ़ गई है कार्बन डाइऑक्साइड और कम हो गई है ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा किसको? रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ मेडुला को। ये करेगा स्टिमुलेट, स्टिमुलेट करेगा, ये उत्तेजित करेगा। कौन करेगा? रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ मेडुला। मेडुला का रेस्पिरेटरी सेंटर को ये उत्तेजित करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड यदि बढ़ जाएगी हमारे ब्लड में तो क्या होगा? अब रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला के मैसेज देंगे किसको? मैसेज किसको देंगे? नर्व को। नर्व को क्या मैसेज देंगे कि वह एक्ट करे। क्या करे? एक्ट करे किस पे? रेस्पिरेटरी मसल्स पर, है ना? रेस्पिरेटरी मसल्स जितनी रहेंगी हमारी, रेस्पिरेटरी मसल्स पर एक्ट करें, तो रेस्पिरेटरी मसल्स एक्ट करेंगी, है ना? चेस्ट बॉल पर, चेस्ट बॉल पे नर्व एक्ट करेगी तो रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अधिक सांस लेने लगेंगे, सांस लेंगे, सिकुड़ेंगे ज्यादा तो हवा अंदर ज्यादा लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? हमारा रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन मेंटेन हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? हमारे मेडुला ने, हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है यहाँ ब्रेन के अंदर, उसने मैसेज देगा अपने नर्व को कि नर्व एक्ट करेगी हमारे चेस्ट वॉल पे लगे रेस्पिरेटरी मसल्स पर, कि वह एक्ट करके बोलेगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो, ज्यादा सिकुड़ो, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा आपकी बॉडी में आए। ऑक्सीजन हम ज्यादा लेंगे तो हमारा ये रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन मेंटेन हो जाएगा। ओके, ब्रेन का ये ब्रेन का अपर पार्ट। ठीक है, ये ब्रेन पीछे का हिस्सा, हमारे ब्रेन का पीछे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा हमारे ब्रेन का, ये मिड ब्रेन है ना, सबसे ऊपर वाला, जहाँ से लेडीज चोटी करती है, वो वाला हिस्सा मिड ब्रेन। ये है अपना पोन्स, ये वाला हिस्सा, बीच वाला पोन्स, और सबसे नीचे वाला हिस्सा मेडुला। ठीक है, मेडुला, ये हमारे ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला मिड ब्रेन, जहाँ से महिलाएं चोटी करती वो वाला हिस्सा, उसके बीच में पोन्स, और सबसे नीचे वाला हिस्सा मेडुला। ठीक, यहाँ पर हमें 4 सेंटर देखने को मिलते हैं, 4 राइट साइड और 4 लेफ्ट साइड। यहाँ पे हमें 4 सेंटर देखने को मिलते हैं, 4 सेंटर, पोन्स में 2 सेंटर और 2 सेंटर मेडुला में, 4 सेंटर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहा ये हो गया मिड ब्रेन, ओके, ये हो गया पोन्स और ये हो गया मेडुला। हमको यहाँ 4 सेंटर देखने को मिले, एक राइट साइड के 4 और लेफ्ट साइड के 4, दोनों तरफ 4-4 सेंटर मौजूद हैं मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला में। ठीक, हम जो ये सेंटर देखते हैं ये है ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया हैं, है ना, जो हमारे रेस्पिरेशन को मेंटेन करने में मदद करते हैं। क्या नाम है इन सेंटर का? जो पोन्स के ऊपर वाला सेंटर है उसे हम बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं? ये वाला जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं
न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला पोन्स में। ये क्या है, नो टिपिकल इफेक्ट्स, ये कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालता। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, नो टिपिकल इफेक्ट्स मतलब कुछ खास काम नहीं करता ये। नो नो टिपिकल इफेक्ट्स, कुछ ज्यादा काम में नहीं आता ये सेंटर, ठीक है, रेस्पिरेशन में। उसके बीच वाले सेंटर को हम बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। जो सेंटर है इसको बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। गैस्पिंग रेस्पिरेशन में ये मदद करता है, काय में करता है, हेल्प इन गैस्पिंग रेस्पिरेशन। गैस्पिंग रेस्पिरेशन कौन सी सांस लेना होती है, जैसे हम योगा करते हैं, डेट इज गैस्पिंग रेस्पिरेशन, गहरी सांस अंदर करना और तेजी से सांस बाहर करना, उसे बोलते हैं गैस्पिंग रेस्पिरेशन। गहरी सांस अंदर करना और तेजी से सांस, डीप ब्रीदिंग, और तेजी से बाहर करना, एक्सपायरेशन करना, तो उसे बोलते हैं हम गैस्पिंग रेस्पिरेशन। उसमें ये वाला सेंटर मदद करता है, एपन्यूस्टिक सेंटर। ये मेडुला के ऊपर इंस्पायरेटरी सेंटर होता है और एक्सपायरेटरी सेंटर होता है। ये कौन सा होता है, इंस्पायरेटरी सेंटर, और ये वाला सेंटर को बोलते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर, ठीक है। ये हमारे सबसे एंड में नीचे रहता है, ठीक है। ये जो एक्सपायरेटरी सेंटर है काम करता है जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करना होती है, हम कहीं दौड़ के आए, भाग के आए। देखो आपने क्या बोला, गैस्पिंग रेस्पिरेशन वह होता है जिसमें आप गहरी सांस लेते हो और तेजी से सांस बाहर करते हो, ठीक है। गहरी सांस अंदर ली और जल्दी से बाहर सांस छोड़ दो, तो कहलाता है गैस्पिंग रेस्पिरेशन। तो ये कौन से सेंटर ने करवाया, हमारे एपन्यूस्टिक सेंटर ने, पोन्स के, ठीक है। मेडुला में एक्सपायरेटरी सेंटर है ये वाला, वह फोर्सफुल ब्रीदिंग में मदद करता है। मतलब हम जब दौड़ते हैं तो हम हांफने लगते हैं, कोई टेंशन आ जाता है जिससे हम, हमारी हफ्नी भरने लगती है, ज्यादा काम करने पे, ज्यादा मेहनत करने पे हम हाफ जाते हैं। मतलब हम जैसे दौड़ते हैं हाँ तो हाफ जाते हैं, कोई टेंशन होती है, परेशानी होती है तो हाफने लगते हैं। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए कौन जिम्मेदार, फोर्सफुल ब्रीदिंग में मदद करता है एक्सपायरेटरी सेंटर, ठीक है। अब बचा कौन सा, इंस्पायरेटरी, है ना। यही मेन सेंटर होता है, सबसे ज्यादा कार्य यही सेंटर करता है मेडुला का, है ना, इंस्पायरेटरी सेंटर ने कहा हमारे ब्लड में जब इस एरिया में ब्लड में O2 कम हो जाए, ठीक है, यहाँ ब्लड में ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए और ऑक्सीजन कम हो जाए ब्लड, तो हमने कहा हमारे ब्लड में जब इंस्पायरेटरी सेंटर वाले एरिया में ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, तो ये इंस्पायरेटरी सेंटर स्टिमुलेट, उत्तेजित हो जाता है ना। इस सेंटर में से जो नर्व निकल रही है हमारे चेस्ट वॉल पर लगी इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी मसल्स पर जाकर एक्ट करेगी। ये हमारा चेस्ट वॉल, ये चेस्ट वॉल हमारा, ये नर्व, ये एक्सपायरेटरी मसल्स, है ना, ये एक्सपायरेटरी मसल्स और इंस्पायरेटरी मसल्स, एक्सपायरेटरी एंड इंस्पायरेटरी मसल्स, है ना, ये चेस्ट वॉल। तो क्या होता है, ये स्टिमुलेट करेगा इंस्पायरेटरी सेंटर। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो यह इंस्पायरेटरी सेंटर पे स्टिमुलेट, उत्तेजित हो जाएगा, और उत्तेजित होकर यहाँ से एक नर्व निकलेगी हमारी ये मसल्स पर, एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी मसल्स पर, है ना। वह बोलेगा सेंटर कि आप एक्ट करो, है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट करो। तो ये एक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपायरेटरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सिकुड़ेंगे, तो बाहर की हवा ज्यादा ले पाएंगे। ज्यादा बाहर की हवा आई तो ऑक्सीजन हमारे अंदर ज्यादा आ जाएगी, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मेंटेन हो जाएगा। अब ये जो मेडुला में रेस्पिरेटरी सेंटर उत्तेजित हो गए हैं, वहां से एक नर्व निकलती है जो हमारे चेस्ट वॉल पर मैसेज देती है कि आप एक्ट करो,
आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करो। ठीक, हमारे एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी मसल्स जो है स्टेस बॉल पे लगे हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे वैसे ही रेट ऑफ रेस्पायरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और हम हवा अंदर ज्यादा ले लेंगे जिससे हमारी ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाएगा, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फिक्स रेस्पायरेशन 1 मिनट में 16 से 20 बार मेंटेन हो जाएगा। केवल आपने अभी पढ़ा, आपने क्या बोला, ब्लड में यदि नॉर्मल ऑक्सीजन और नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपकी ब्रीदिंग एकदम व्यवस्थित चलती रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु यदि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो क्या होगा, यह सेंटर मेडुला में इंस्पायरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। यहाँ से एक नर्व निकलती है हमारे चेस्ट बॉल पर, इंस्पायरेटरी मसल्स और एक्सपायरेटरी मसल्स पर ये एक्ट करेगी और बोलेगी इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करो। तो ये जितने कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना सीना सिकुड़ेगा, सीना जितना सिकुड़ेगा तो बाहर की हवा ज्यादा आएगी, बाहर की हवा ज्यादा आएगी तो ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, तो हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन मैनेज हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। नाउ हमारा रेस्पायरेटरी रेट 1 मिनट में 16 से 20 बार हम सांस लेते हैं। कितनी बार? 1 मिनट में 16 से 20 बार हम सांस लेते हैं। ठीक है, ओके। सांस लेने में हम करीब 500 ml एयर को अंदर और बाहर करते हैं। एक बार सांस लेने पे हम कितनी एयर बाहर अंदर बाहर करते हैं? 500 ml। जब हम एक सिंगल ब्रीदिंग करते हैं तो 500 ml के आसपास हम हवा अंदर बाहर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? हम वर्ड यूज करेंगे टाइडल वॉल्यूम, TIDL, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आप टीवी लिख सकते हैं इसे। क्या? टीवी, नॉर्मल क्वाइट रेस्पायरेशन। कितना? 500 ml एक बार में। टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? वो हवा जिसमें हम आपने शांति के साथ एक बार सांस ली और छोड़ी, ठीक है, उसे हम टाइडल वॉल्यूम नाम देते हैं। ठीक है, वो कितनी लेते हैं? 500 ml के आसपास। हाँ, नॉर्मल क्वाइट रेस्पायरेशन एक बार में हम लेंगे उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। कितनी हवा? 500 ml एक बार में इंस्पायरेशन करते हो और एक्सपायरेशन करते हो। ठीक है, बाहरी दुनिया की हवा हमारे लंग्स के एल्वोलाई में आती है और लंग्स के एयर हमारे एल्वोलाई से बाहर चली जाती है। हम ये पढ़ चुके हैं। हम एक बार ब्रीदिंग करते हैं तो हम लगभग 500 ml हवा अंदर और बाहर करते हैं एक टाइम ब्रीदिंग में। ठीक है, हमने कहा जो हम एक बार में नॉर्मल सांस लेते हैं उस नॉर्मल ब्रीदिंग को हम क्या नाम देते हैं? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप एक सांस में कितनी वॉल्यूम एयर का एक्सचेंज करते हो। तो एक सांस होने पर आप करीब करीब 500 ml के आसपास हवा का एक्सचेंज करते हो। डेट इज टाइडल वॉल्यूम। दूसरा वॉल्यूम, आपने नॉर्मल सांस ली 500 ml के आसपास और एक डीप ब्रीदिंग करी, गहरी सांस ली, तो इसे आप क्या नाम दोगे? तो इसे हम नाम देंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या नाम देंगे? ये तो फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी IRV, है ना, शॉर्ट फॉर्म। आपने क्या कहा कि हमने एक बार सांस तो ली टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल, पर हमने उसके बाद एक गहरी सांस ली, उसे आपने नाम दिया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ इसका? इन्होंने कहा कि नॉर्मल इंस्पायरेशन हमने किया है ना, सांस अंदर ली और उसके बाद गहरी सांस और अंदर ली, तो नॉर्मल सांस तो ली परंतु उसके बाद नॉर्मल सांस 500 ml तो ली, पर उसके बाद हमने एक गहरी सांस और ली, तो जो अलग से कितनी एयर अंदर आई उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो कितनी लोगे आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? नॉर्मल सांस के बाद हम एक्स्ट्रा एयर अंदर लेंगे वह करीब करीब ये होती है 3000 ml से टू 3300 ml इसके आसपास। ठीक है, टीवी कितना है? टाइडल वॉल्यूम 500। इसके अलावा हमने ये सांस तो 500 ml तो ली, पर इसके अलावा हमने जो गहरी सांस ली वह हमने करीब करीब 3000 ml से 3300 ml के आसपास हम गहरी सांस अपने अंदर शरीर में ली, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। थर्ड
ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। आपने कहा हमने नॉर्मल सांस बाहर की और उसके साथ एक्स्ट्रा सांस और बाहर की, तो वह कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हमने कितना करते हैं, हम 500 ml टीवी है टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV कितना है, 3000 ml से 3300 ml हम गहरी सांस अंदर लेते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स जो हमने सांस एक्स्ट्रा छोड़ी, हमने एक्सपायरेटरी 500 ml तो छोड़ी बाहर, प्लस हमने जो एक्स्ट्रा सांस जो गहरी सांस बाहर छोड़ी उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। वह कितनी छोड़ते हैं हम, करीब करीब हम 1000 ml से 1200 ml हम गहरी सांस बाहर छोड़ते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके। फोर्थ, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम मीन्स आरवी कितनी होती है, पहले रेसिडुअल वॉल्यूम समझते हैं। कुछ अमाउंट हमारे लंग्स में कभी बाहर आता ही नहीं है, लंग्स कितना भी दबाओगे उसमें कुछ ना कुछ हवा रहेगी। लंग्स में मौजूद वो एयर जो नेवर केम आउट, स्पंज का होता है लंग्स हमारा, जिसमें हम दबाते हैं तो एयर कुछ ना कुछ अमाउंट में उसके अंदर हमेशा बनी रहती है। वह एयर कितनी होती है, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, वह एयर होती है 1200 ml के आसपास। ठीक है, हमेशा लंग्स के अंदर रहेगी ये एयर, है ना। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि आपने बोला हमने प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन किया, सांस बाहर की, कितनी की, तो पहली बार में हमने टाइडल वॉल्यूम के 500 ml के हिसाब से हमने बाहर कर दी। ठीक है, किसी ने कहा थोड़ी और बाहर करो, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने 1000 से 1100 ml और सांस बाहर कर दी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लंग्स में मौजूद जो एयर है वो नेवर केम आउट होती है, हमेशा लंग्स में मौजूद रहती है। आप बोलते हो ना कि लंग्स एक स्पंज बलून जैसा है, स्पंज को जितना भी दबा दो थोड़ी ना थोड़ी हवा तो उसके अंदर मौजूद रहेगी हमेशा। तो लंग्स स्पंज जैसा होता है, जितना भी दबाओगे थोड़ी हवा तो हमेशा रहती है। कितनी हवा प्रेजेंट रहती है लंग्स के अंदर, तो 1200 ml। ठीक है, आप बोलते हो यदि हम सांस ले रहे हैं तो कितनी हवा अंदर ले रहे हैं, है ना। तो आप ये देखते हो 500 ml तो टीवी, ये हमारा लंग्स, हमारा लंग्स। तो आपने टीवी तो कितना 500 ml तो टीवी। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम ली तो कितनी एयर ली अंदर, एक्सपायरेटरी रिजर्व गहरी सांस कितनी ली, 3300 ml, ये कौन सी हुई, IRV। ठीक है, और लंग्स के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा बनी रहती है, वो कितनी रहती है, 1200 ml RV। बोलते हो यदि हम सांस ले रहे हैं तो कितनी हवा अंदर ले रहे हैं, तो आप ये देखो कि 500 ml तो हम, ये वो हवा है जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग में लेते हो टीवी, है ना। 300 ml हवा वह है जो आप खास सांस और गहरी सांस के हिसाब से लेते हो अपने अंदर। ठीक है, और 1200 ml वो है जो कभी लंग्स के बाहर निकलती ही नहीं है, ठीक, हमेशा लंग्स के अंदर मौजूद रहती है। ये सब लंग्स के वॉल्यूम थे। अब हम अगला शब्द यूज कर रहे हैं कि लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। तो फर्स्ट कैपेसिटी कौन सी होती है, वाइटल कैपेसिटी। लंग्स की फर्स्ट कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी, फर्स्ट कैपेसिटी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, लंग्स में कितनी हवा का आदान प्रदान हो सकता है, तो इसे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। लंग्स में कितनी हवा का आदान प्रदान हो, एक्सचेंज हो, उसे हम लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो देखो, एक तो टाइडल वॉल्यूम प्लस, है ना, नॉर्मल हमने जो सांस ली वह इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमने गहरी सांस ली IRV। ठीक है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने तेजी से सांस बाहर छोड़ी, वह लंग्स की कैपेसिटी। ठीक है,
नॉर्मल सांस लोगे तो टाइडल वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सांस लोगे तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्स्ट्रा सांस बाहर करोगे तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यही है लंग्स की वाइटल कैपेसिटी। क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम इसलिए नहीं लिया, लंग्स में कभी एक्सचेंज होती ही नहीं है, तो लंग्स के अंदर हमेशा बनी हुई रहती है आरबी 1200 ml। ठीक है, तो कितनी हवा हुई लंग्स में एक्सचेंज कर सकते हो आप? टीवी टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये विटाइल कैपेसिटी होती है। टीवी 500 ml टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, प्लस IRV 3300 ml प्लस ERV 1000 के आसपास ml। ठीक है, टोटल हुआ कितना? 4800 ml। ठीक है, ये वाइटल कैपेसिटी हो गई अपनी। दूसरा वर्ड कौन सा हुआ? दूसरा वर्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सेकंड वर्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कितनी सांस आप ले सकते हो? तो टीवी एक प्लस IRV, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम प्लस 500 ml और IRV कितनी थी? 3300 ml। टोटल 3800 ml के आसपास हम सांस ले सकते हैं। ये हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई, सांस लेने की कैपेसिटी 3800 ml के आसपास एक बार में हम सांस लेते हैं। और तीसरा वर्ड हम बोलेंगे थर्ड वर्ड टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है, TLC। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सब जोड़ दो। कौन कौन से? एक तो टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम आरवी। ठीक है, तो टीवी कितनी रहती है हमारी? 500 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3300 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml के आसपास, और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना निकाला था हमने लंग्स में? 1200 ml। सब जोड़ दो इनको। 300 500 800 4 800 5 हुए 6000 6000 ml टोटल लंग की कैपेसिटी हो गई। क्या हो गई? TLC। ठीक है, हम टोटल लंग्स कैपेसिटी निकालने में इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों ही रखते हैं, है ना, कि लंग की कैपेसिटी निकालने में। तो ये हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेटरी आज समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों। हमारे वृंदावन में एक बुजुर्ग माता रहती थी। अपने घर से निकाले जाने के कारण वो माता कई दिनों तक उपवास पे रही, परंतु जब आसपास की विधवा माताओं को पता चला तो उन्होंने उनके भोजन के लिए कुछ मदद की। जो वास्तविक प्रेम है वो प्रेम तो केवल श्रीधाम वृंदावन में ही है। अपने घर से निकाले जाने के बाद ये माताएं ही एक दूसरे का सहारा बन करके जी रही हैं। हाँ बेटा की याद तो आएगी, जब मन चाहेगी तो रोने लगेगी। बेटा की दुख से तो रोने लग जाएगी ना। इतनी कड़कती धूप में अपना पेट भरने के लिए इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ यात्री आते हैं और केवल केले और बिस्किट देकर के चले जाते हैं। 40-45 डिग्री वाली भयंकर गर्मी के कारण ये माताएं बाहर निकल करके और भिक्षा भी नहीं मांग सकती। इसलिए हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन इन माताओं के लिए राशन की उचित व्यवस्था इन्हीं की भजन कुटी तक उपलब्ध कराती है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि धाम में रहकर के भगवान का भजन करने वाली इन माताओं की मदद के लिए आप सभी लोग आगे आए। यदि आप भी इस NGO से जुड़ना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट www.thepuredevotion.in पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें। और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज एक बार जाकर उसे सर्च जरूर करें।